शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान, लेक्चरर नाइस कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेस पेशावर। आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम की सेकंड पार्ट के बारे में, और यह है लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। और इसमें हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली लंग्स और एल्विलाई के बारे में, और मुख्तलिफ़ किस्म के बेसिक टर्मिनोलॉजी दैट वी कैन यूज़ इन द सिस्टम ऑफ रिस्पायरेटरी। तो इसके बारे में आज हमारी बात होगी। लंग वो वाइटल आर्गन है रिस्पायरेटरी सिस्टम की, एंड विदाउट लंग्स देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ रिस्पायरेशन, देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसका मतलब यह है कि जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट इज़ द प्राइम आर्गन, हार्ट इसमें वो मेन आर्गन है। विदाउट हार्ट रिस्पायरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ इनकम्प्लीट। जस्ट लाइक द सेम इन रिस्पायरेटरी सिस्टम लंग इज़ द मेन आर्गन्स। लंग्स वो मेन आर्गन है वेयर देयर अकर गैसेस एक्सचेंजेस विद ब्लड एंड कैपिलरीज, और वहाँ पे गैसेस की एक्सचेंज होती है ब्लड के साथ, और इसी तरह ह्यूमन बॉडी की ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन बरकरार रहती है। किसकी वजह से? लंग्स की वजह से। तो आज हमारी बात होगी लंग्स के बारे में, और लंग्स की जो बेसिक यूनिट है जिसको हम एल्विलाई कहते हैं, एल्वियोलाई के बारे में। लंग्स क्या है और इसकी लोकेशंस क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये कहाँ पे पाया जाता है? ईच लंग इज़ अ समवट कॉनिकल शेप। कॉनिकल शेप्स का मतलब ये है कि लंग्स की शेप थोड़ा सा इस तरह कोन की शक्ल का होता है। कोन जिस तरह आप लोग देखते हैं, ये आइसक्रीम की जो कोन होती है इसकी तरह बिल्कुल इसकी शेप्स होती है। यानी ये इसका बेस है और ये इसका एपेक्स है। ये एपेक्स है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसका बेस है। कोनिकल शेप आर्गन, इस शेप को हम कहते हैं कोनिकल। इसी तरह ये एक आर्गन हो गया और ये दूसरा, इसी तरह लंग्स है। इसी तरह लंग्स की ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, विद अ ब्रॉड कनकेव बेस। अब ये इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, याद रखें। लंग्स की जो बेस है, ये इसको हम बेस कहते हैं, ये थोड़ा सा कनकेव टाइप का है। कनकेव टाइप का मतलब ये कि थोड़ा सा नीचे की तरफ इसी तरह होता है। अंडर डायफ्राम एंड अ ब्लंट, और इसका ये बेस टूवर्ड द डायफ्राम होती है। इसी तरह यहाँ पे डायफ्राम होता है विच सेपरेट लंग्स फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी, और ये लंग्स की प्रोटेक्शन करता है और लंग्स को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। तो देखिए लंग्स का जो बेस है इसको हम बेस कहते हैं, ये बेस है। इट्स टूवर्ड द डायफ्राम, ये डायफ्राम है। एंड अ ब्लंट पीक, ब्लंट मीन्स नोकदार। इसका आप अगर पीक देख ले या एपेक्स देख ले तो ये नोकदार है। इसको हम कहते हैं एपेक्स। फोकस फेसिस अपवर्ड टू क्लेविकल्स, और ये क्लेविकल की साइड पे होते हैं, मतलब यहाँ पे इसी तरह क्लेविकल की स्ट्रक्चर होती है। तो देखें लंग्स क्या है। लंग्स एक कोनिकल शेप की आर्गन्स है जिसका बेस या जिसका लोअर पार्ट इज कनकेव शेप, एंड द ब्लंट पीक विच वी कॉल्ड एपेक्स टूवर्ड द क्लेविकल। यानी इसका मतलब यह है कि लंग्स की बेस या इसकी बटम ये कनकेव शेप की होती है, और बटम होती है टूवर्ड द डायफ्राम, और लंग की जो बेस है वो ब्लंट या वो नोकदार टाइप की होती है, एंड इट्स टूवर्ड द क्लेविकल, और ये क्लेविकल की तरफ होती है। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी है। तो इसकी लोकेशंस क्या है? द ब्रॉड कोस्टल सरफेस इज प्रेस्ड अगेंस्ट द रिब केज। देखिए लंग्स का ये कोस्टल सरफेस है, ये लंग का कोस्टल सरफेस है। इट्स टूवर्ड द रिब केज, इसका लोकेशन होता है रिब केज के दरमियान, रिब्स की तरफ। यानी इसका मतलब यह है कि इसका जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया को हम साहली इलाका भी कहते हैं, जिस तरह आप लोग देखते हो सहराओं में कोस्टल एरिया। तो चूँकि लंग का वो एरिया जो बिल्कुल सरफेस पे कंसिस्ट होता है, इसको हम कोस्टल एरियाज कहते हैं, और ये अटैच होता है रिब केज के साथ। रिब्स की जो पंजरा है जिसने कवर किया होता है लंग्स को, ये इसकी तरफ होता है। एंड द स्मॉलर कनकेव मीडियस्टिनल सरफेस फेस मीडियली, और इसके साथ साथ देखिए ये लंग्स है, लंग्स की बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसी तरह का होता है। बिल्कुल इसी तरह के होता है। देखिए
लंग्स में दो कनकेव रीजन होते हैं, एक ये बेस है जिस तरह आप लोगों ने स्टार्ट में बताया, ये बेस भी थोड़ा सा कनकेव टाइप का होता है, और ये इसका बिल्कुल मीडियास्टिनल सरफेस है। मीडियास्टिनल सरफेस वो सरफेस है जहाँ पे लंग्स में इंटर होते हैं वेसल्स, डिफरेंट वेसल, यहाँ पे ट्रेकिया और ये ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे इंटर होते हैं। तो ये रीजन होते हैं टुवर्ड मीडियली, ये मिड साइड की होती है, यानी ये ह्यूमन बॉडी के अगर सेंटर पे आप इसी तरह ले लें तो ये कास्टल एरिया ये कास्टल एरिया है, ये टुवर्ड रिब केज इसी तरह का होता है, देखिए। और ये दरमियान में जो बोन है, दरमियान में बिल्कुल सेंटर ऑफ द बॉडी जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, ये मीडियल साइड या मीडियास्टिनल सरफेस ये मीडियल साइड की होती है टुवर्ड द बोन ऑफ स्टर्नम, ये स्टर्नम की तरफ होती है मीडियल साइड पे। द लंग रिसीव द ब्रोंकस ब्लड वेसल एंड नरो थ्रू इट्स हीलियम, ये हीलियम है, यहाँ पे एक इसी तरह का ओपनिंग होता है और ये ओपनिंग मीडियास्टिनल सरफेस पे होता है, और यहाँ पे इंटर होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रोंकस, ये ट्रेकिया, ब्रोंकाई और मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड वेसल्स और नरोज़। तो एमसीक्यूज़ में अक्सर इस तरह पूछा जाता है कि द एरिया वेयर इंटर्स ब्लड वेसल ब्रोंकस एंड नरो सेल्स टू द लंग्स इज कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं हीलियम। अस्लीट इन अ मीडियास्टिनल सरफेस, ये मीडियास्टिनल सरफेस है, देखिए जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, ये मीडियास्टिनल सरफेस इट्स टुवर्ड द स्टर्नम, ये स्टर्नम की तरफ होती है। इसी तरह ये एक मीडियास्टिनल सरफेस है और इसी तरह ये दूसरा मीडियास्टिनल सरफेस है, ये दूसरे लंग्स में। तो ये दोनों फेसिंग टुवर्ड द स्टर्नम, ये स्टर्नम की तरफ होती है, और इसका जो कोस्टल एरिया है इट्स टुवर्ड द रिब केज, इसी तरह ये रिब केज होता है जिसने कवर किया होता है लंग्स को। The left lung is a little smaller than the right lungs because of the heart tightening to the left, giving indentation to the lungs called cardiac impression or cardiac notch. देखिए जो लेफ्ट लंग है, ये लंग्स ये थोड़ा सा स्मॉल होता है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है हार्ट, इस जगह पे हार्ट प्रेजेंट होता है, और लंग्स में इसी तरह थोड़ा सा स्मॉल इम्प्रेशन भी होता है, हार्ट के लिए थोड़ा सा स्पेस भी होता है, और इस स्पेस को हम कहते हैं कार्डियक इम्प्रेशन और कार्डियक नोच। तो देखिए अगर एमसीक्यूज़ में आ गया कि वेयर इज़ प्रेजेंट कार्डियक इम्प्रेशन और कार्डियक नोच, तो यू शुड रिमेंबर दैट इन लेफ्ट लंग्स देयर इज़ प्रेजेंट कार्डियक इम्प्रेशन और कार्डियक नोच। कार्डियक इम्प्रेशन और कार्डियक नोच का मतलब कार्डियक या हार्ट के लिए जो एरियाज होता है या जो सिम्टम्स होता है या जो यहाँ पे एक इनर साइड इन्वर्जन होती है लेफ्ट लंग्स में, क्योंकि ये द लेफ्ट लंग हैज़ टू लोब्स as superior and inferior lobes with a deep fissure between them is called oblique fissures। जिस तरह मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि लेफ्ट लंग्स थोड़ा सा स्मॉल होता है और ये दो लोब्स पे कंसिस्ट होता है, और दोनों लोब्स के दरमियान इसी तरह लेफ्ट लंग्स जो है ये दो लोब्स पे कंसिस्ट होता है, इसी तरह दो लोब्स पे, और दोनों लोब्स के दरमियान ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं ओब्लिक फिशर्स। और इसी तरह द राइट लंग हैज़ 3 लोब्स, ये एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग बिल्कुल रिमेंबर करें कि लेफ्ट लंग 2 लोब्स पे कंसिस्ट होता है, और इसी तरह जो राइट लंग्स है, राइट लंग इसी तरह वो 3 लोब्स पे, वो इसी तरह 3 लोब्स पे कंसिस्ट होता है। और इसमें सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर, ये सुपीरियर है और ये मिडल है और ये इन्फीरियर लोब्स है। lobes by horizontal fissure and the inferior lobes from the middle lobes by oblique fissure। और यहाँ पे 2 फिशर होते हैं, सुपीरियर लोब इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिडल लोब, इस फिशर्स को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, और इस फिशर को हम कहते हैं ओब्लिक फिशर। ये ओब्लिक फिशर है और ये हॉरिजॉन्टल फिशर है। तो देखिए एमसीक्यूज़ के लिए अगर इस तरह एमसीक्यूज़ आ गया कि व्हाट इज़ द फिशर या व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिशर दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन इन्फीरियर एंड मीडियल, या व्हाट इज़ द फिशर बिटवीन सुपीरियर एंड मीडियल लोब, तो आप लोग इसको रिमेंबर करें। ये लंग्स की बिल्कुल अगर आप देख लें तो ये हमारे पास है लेफ्ट लंग्स, ये 2 लोब्स पे कंसिस्ट है, देखिए ये 2 लोब्स पे इसी तरह कंसिस्ट है, और ये कनकेव एरिया है, और ये कनकेव एरिया है टुवर्ड द डायफ्राम, ये डायफ्राम की साइड पे। ये कार्डियक नोच है, जिस तरह मैंने ये कार्डियक नोच या कार्डियक इम्प्रेशन है क्योंकि यहाँ पे इसी तरह हार्ट अटैच होता है, ये हार्ट की सेंटर है इसी जगह। इसी तरह अगर राइट लंग की तरफ हम चली जाए तो ये 3 लोब्स पे कंसिस्ट होता है, ये है सुपीरियर लोब, ये है मीडियल लोब और ये है इन्फीरियर लोब, ये 3 लोब्स पे इसी तरह कंसिस्ट होता है। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई देखे
जिस तरह हर सिस्टम की एक बेसिक यूनिट्स होती है, जस्ट लाइक द सेम रिस्पिरेटरी सिस्टम की बेसिक यूनिट जहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, जहाँ पे एक्सचेंज होती है, जहाँ पे डिफ्यूजन होती है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन की, इस यूनिट को हम कहते हैं एल्वियोलाई। इन एल्वियोलाई, प्लूरल एल्वियोलाई, एल्वियोलस सिंगल है और इसका प्लूरल क्या है, एल्वियोलाई। इस पोच अबाउट, ये एक पोच की शक्ल है, इसी तरह पोच की टाइप की स्ट्रक्चर होती है, 0.2 to 0.5 mm इन डायमीटर, और इसकी ये डायमीटर ये 0.2 से लेकर 0.5 तक इसकी विड्थ होती है। इट इज़ लाइंड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये आप लोगों ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट में पढ़ा है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बारे में। ये स्क्वामस टाइप के सेल पे ये कंसिस्ट होता है। एन एल्वियोलर से कंसिस्ट ऑफ 2 or more एल्वियोलाई दैट शेयर अ कॉमन ओपनिंग। देखिए एक एल्वियोलर सेक हम किसी ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं वेयर देयर इज प्रेजेंट डिफरेंट सेल्स इनसाइड। ये एक पोच है, देखिए एक पोच, और यहाँ पे इसी तरह स्मॉल के एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए एक पोच में, पोच को हम गुच्छा या सेक को हम गुच्छा भी कहते हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि अंगूर का एक गुच्छा होता है और इस पे मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे अंगूर के दाने होते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह एल्वियोलर सेक भी होता है जहाँ पे स्मॉल के एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ द एल्वियोलाई इज़ अबाउट 70 मीटर स्क्वायर। एक एल्वियोलाई की जो सरफेस एरियाज़ है, इसका मतलब ये है कि एक एल्वियोलाई को अगर हम बिल्कुल इसी तरह ओपन कर दें तो ये 70 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो कवर कर सकता है। द वॉल ऑफ एल्वियोलाई कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियल सेल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से कि एल्वियोलाई में 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं और इन दोनों टाइप के सेल का फंक्शंस क्या है। टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स, ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं या ये सेल बनाती है स्ट्रक्चर ऑफ द एल्वियोलाई। तो इसमें एक है टाइप 1 एल्वियोलर सेल विच आर न्यूमेरियस एंड फॉर्म्स अ कंटिन्यूस लेयर। इसकी तादाद ज़्यादा होती है, न्यूमेरियस मीन्स ये ज़्यादा तादाद में होती है, एंड फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर, और ये एल्वियोलाई की जो लेयर्स होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर सरफेस होती है, ये उनको बनाने में हेल्पफुल होती है। दे आर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। ये सिंपल स्क्वामस टाइप के एपिथेलियल सेल्स होते हैं। गैसियस एक्सचेंज आकर हेयर। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेल वेयर गैसियस एक्सचेंज आकर इन एल्वियोलाई। तो वो है टाइप 1 एल्वियोलर सेल, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। टाइप 2 सेल आल्सो कॉल्ड सेप्टल सेल, इसका दूसरा नाम क्या है, सेप्टल सेल। राउंडेड होते हैं एंड कोबाइटल, ये थोड़े से क्यूब की टाइप और राउंडेड शक्ल के होते हैं। विच आर फेवर इन नंबर, और ये तादाद में कम होते हैं, फेवर मीन्स कम। एंड फाउंड बिटवीन टाइप 1 सेल, और ये टाइप 1 सेल्स के दरमियान इसी तरह जगह जगह पे ये स्मॉल अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं। अब उसका काम क्या है, दे सीक्रेट एल्वियोलर फ्लूइड टू कीप द सरफेस मॉइस्चर। देखिए ये एक तरह की फ्लूइड को एक्सक्रीट कहते हैं, जिसको हम एल्वियोलर फ्लूइड भी कहते हैं और इसको हम सरफेक्टेंट भी कहते हैं। ये फ्लूइड लुब्रिकेटिंग करता है, ये एल्वियोलाई को थोड़ा सा मॉइस्चराइज रखता है, इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट रखता है। इंक्लूडेड द एल्वियोलर फ्लूइड इज़ सरफेक्टेंट। जिस तरह मैंने आपको बताया एल्वियोलर फ्लूइड में पाया जाता है सरफेक्टेंट, अ मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ द एल्वियोलाई सीक्रेट सरफेक्टेंट। तो वो है टाइप 2 सेल, एंड सरफेक्टेंट कंसिस्ट अपॉन फॉस्फोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन्स। यानी सरफेक्टेंट इन 2 चीज़ों से बने होते हैं। सरफेक्टेंट लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ द एल्वियोलर फ्लूइड। ये एल्वियोलर फ्लूइड्स में या इन एल्वियोलाई के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, इसको हम एल्वियोलर फ्लूइड कहते हैं, जिसमें सरफेक्टेंट होते हैं। तो इन सरफेक्टेंट का काम क्या है, ये एल्वियोलाई की टेंशन्स को कम करती है। एल्वियोलाई की जो हार्डनेस होती है, इसकी जो सख्त स्ट्रक्चर होती है, इसको थोड़ा सा ये नॉर्मल रखता है और वहाँ पे गैसेस के एक्सचेंज को ईजी बना लेता है। विच रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ द एल्वियोलाई टू कोलेप्स। और इसी तरह ये एल्वियोलाई को कोलेप्स होने से बचाई जाती है विद द हेल्प ऑफ सरफेक्टेंट। तो देखिए सरफेक्टेंट की 2 काम है, एक ये कि ये सरफेक्टेंट थोड़ा सा मॉइस्चराइज रखता है एल्वियोलाई को, थोड़ा सा रोगनियत देता है, थोड़ा सा इसको वाटर टाइप का स्ट्रक्चर देते हैं, और दूसरा ये
कि ये एल्वियोलाई को कोलेप्स करने से बचाती है, क्योंकि अगर सरफेक्टेंट ना हो तो ये एल्वियोलाई इसी तरह, ये फॉर एग्जांपल एक एल्वियोलाई है, अगर इसमें सरफेक्टेंट ना हो तो ये एल्वियोलाई इसी तरह एक दूसरे के इसी तरह इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये कोलेप्स हो जाएगी। जिस तरह बैलून से अगर हम एयर निकाल दें तो बैलून कोलेप्स हो जाएगी। जस्ट लाइक द सेम एल्वियोलाई इज जस्ट लाइक अ बैलून। एसोसिएटेड विद द एल्वियोलर वॉल आर एल्वियोलर मैक्रोफेजेस डस्ट सेल। देखिए एल्वियोलाई में मैक्रोफेजेस भी पाए जाते हैं और इसको हम कहते हैं डस्ट सेल। दे आर फेगोसाइड्स विच रिमूव फाइन डस्ट पार्टिकल एंड अदर डेब्रेज एंड पैथोजन फ्रॉम द एल्वियोलर सरफेस। तो देखिए एल्वियोलाई में डस्ट सेल भी प्रेजेंट होते हैं या इसको हम मैक्रोफेजेस भी कहते हैं। और इसका काम क्या है, अगर एयर के ज़रिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई इस तरह फॉरेन पार्टिकल लंग्स के अंदर दाखिल हो गया हो तो मैक्रोफेजेस और डस्ट सेल का काम यह है कि ये लंग्स की हिफाजत करता है इन फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फॉरेन डस्ट पार्टिकल से। एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज फॉर गैसियस एक्सचेंज। और एल्वियोलाई के एक साइड पे और दूसरे साइड पे मुख्तलिफ किस्म के कैपिलरीज अटैच होती है एंड यू विल सी इन द स्ट्रक्चर। ये है वो ब्लड कैपिलरीज, देखिए ये है ब्लड कैपिलरीज और ये एल्वियोलाई, ये स्मॉल के जो अंगूर की टाइप के आप लोगों को नज़र आते हैं ये है एल्वियोलाई। और ये सारा ये गुच्छा ये अंगूर की तरह गुच्छा, ये सारा आपको जो मैं हाईलाइट करता हूँ ये है एल्वियोलर सेक। और इसमें जो स्मॉल के आप लोगों को नज़र आते हैं ये है एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई के ऊपर इसी तरह रेड कलर के आप लोगों को नज़र आते हैं ये है ब्लड कैपिलरीज। और इस ब्लड कैपिलरीज के जरिए ऑक्सीजन की एक्सचेंज होती है। ये है एक एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर, ये सामने जो आपको नज़र आती है ये ब्लू कलर की ये है एल्वियोलाई। और इसके ऊपर जो आप लोगों को नज़र आती है ये है ब्लड कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज सराउंड करती है एल्वियोलाई की। और इस तरह जो आप लोगों को रेड और इस तरह ब्लू कलर के नज़र आती है ये है रेड ब्लड सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द कैपिलरीज ऑफ द एल्वियोलाई एंड विद देम द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज में है। प्लूरल मेम्ब्रेन, लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन्स पाया जाता है इसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स। द लंग्स आर इनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय 2 layers ऑफ serous membrane which are collectively called pleural membrane or pleura। देखिए लंग्स के ऊपर प्रोटेक्शंस के लिए जो 2 लेयर्स पाए जाते हैं इसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स या सिंपली वी कॉल देम प्लूरा। और ये प्लूरा बना होता है सिरोस मेम्ब्रेन से। सिरोस मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन्स होते हैं जो फ्लूइड को या सिरोस फ्लूइड को एक्सक्रीट करता है। और सिरोस फ्लूइड का काम क्या है, सिरोस फ्लूइड का काम ये है कि ये लंग्स को मॉइस्चराइज रखता है और मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ट्रैपिंग करता है। अब देखिए या प्लूरल मेम्ब्रेन 2 लेयर पे कंसिस्ट होता है। द आउटर लेयर कॉल्ड पेराइटल मेम्ब्रेन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग इसको रिमेंबर करें। प्लूरल मेम्ब्रेन का जो आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं पेराइटल लेयर लाइंस द वॉल ऑफ द थोरेसिक कैविटी। और ये इन कंटेक्ट होता है यानी वो आउटर मोस्ट लेयर है जो रिब के साथ इन कंटेक्ट होता है, यानी लंग्स का वो लेयर जो रिब्स के साथ इन कंटेक्ट होते हैं इसको हम कहते हैं पेराइटल लेयर। एंड द इनर लेयर कॉल्ड द विसरल लेयर या विसरल मेम्ब्रेन कवर द लंग देम सेल्फ। और देखिए पेराइटल लेयर से नीचे जो लेयर है जो बिल्कुल लंग्स को कवर करता है इसको हम कहते हैं विसरल लेयर। तो देखिए प्लूरल मेम्ब्रेन 2 ग्रुप्स पे डिवाइड हम करते हैं। एक है आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर लंग्स का वो लेयर जो रिब केज के साथ इन कंटेक्ट होता है या रिब के साथ अटैच होते हैं इसको हम कहते हैं पेराइटल लेयर। और पेराइटल लेयर के नीचे लेयर इसको हम कहते हैं विसरल लेयर। बिटवीन द विसरल एंड पेराइटल लेयर्स इज अ स्मॉल स्पेस कॉल्ड प्लूरल कैविटी। और विसरल और पेराइटल लेयर्स के दरमियान एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। द प्लूरल कैविटी कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द सिरोस मेम्ब्रेन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिरोस मेम्ब्रेन जो प्लूरल मेम्ब्रेन को हम इसको सिरोस मेम्ब्रेन या ये बना होता है सिरोस सेल से। तो ये सिरोस सेल्स क्या करता है, ये सिरोस फ्लूइड को एक्सक्रीट करता है और इसका काम है लुब्रिकेटिंग करना, मॉइस्चराइज करना। जिस तरह हम मुख्तलिफ़ किस्म के गाड़ियों के पुर्जों को हम मुबलेल देते हैं और इसको ग्रीस देते हैं, इसका काम है लुब्रिकेटिंग करना, थोड़ा सा मॉइस्चराइज करना और फ्रिक्शंस को कम करना। दिस प्लूरल फ्लूइड रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द मेम्ब्रेन व्हेन स्लाइडिंग ओवर वन अनदर ड्यूरिंग ब्रीथिंग। और इन फ्लूइड्स का काम क्या है, इन लुब्रिकेटिंग फ्लूइड का काम क्या है, इसका फंक्शंस क्या है। ये जब रिस्पिरेशन के दौरान ये पेराइटल लेयर और विसरल लेयर एक दूसरे के ऊपर जब फ्रिक्शंस करती है तो ये सिरोस फ्लूइड और ये जो लुब्रिकेटिंग का काम करता है ये इस फ्रिक्शंस को कम से कम बना देता है।
अब रिस्पायरेटरी मसल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के जो मसल्स है विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। ये दो तरह के होते हैं। देखिए विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल रिस्पायरेशन इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए ह्यूमन बॉडी की ब्रेन से मुख्तलिफ़ किस्म के मसल्स को मैसेज आता है और ये मसल जाके कंस्ट्रिक्शंस और रिलैक्सेशन करता है एंड दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी और आप लोगों की समझने के लिए भी। मसल ऑफ इंस्पायरेशन यानी इंस्पायरेशंस में जो मसल हेल्पफुल होते हैं या इंस्पायरेशन को जो पॉसिबल बना लेता है वो कौन से मसल है? डायाफ्राम, प्राइमरी या मेन मसल। वो मेन मसल जो इंस्पायरेशन को बिल्कुल ईजी बनाता है वो है डायाफ्राम। स्टर्नोक्लिडोमेस्टाइड ये वो मसल है जो नेक्स के मीडियल साइड पे अटैच होते हैं। स्टर्नोक्लिडोमेस्टाइड मसल ये बिल्कुल नेक की मीडियल साइड पे प्रेजेंट होते हैं और ये रिब केज को ऊपर या स्टर्नम को ऊपर एलिवेट करते हैं, स्टर्नम को ऊपर जो है वो पहुंचा देता है। स्केलीन एलिवेटर फर्स्ट टू रिब्स, ये स्केलीन्स प्रेजेंट होते हैं मसल्स नियर टू द क्लेविकल्स, ये क्लेविकल्स के बिल्कुल नज़दीक पाए जाते हैं और ये हेल्पफुल करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वो मसल है जो प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन द रिब्स के दरमियान ये प्रेजेंट होते हैं और ये रिब्स की अपवर्ड मूवमेंट में और डाउनवर्ड मूवमेंट में ये हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह मसल ऑफ एक्सपायरेशन रेक्टस एब्डामिनस वो मेन मसल है जिसको हम सिक्स पैक भी कहते हैं। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं इसमें जो सिक्स पैक बनते हैं वो सिक्स पैक बनते हैं रेक्टस एब्डामिनल मसल में। तो ये मसल मेन मसल है एक्सपायरेशन की। इंटरनल इंटरकोस्टल देखिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हेल्पफुल होते हैं मसल ऑफ इंस्पायरेशन या ये इंस्पायरेशन में हेल्पफुल होते हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल ये हेल्पफुल होते हैं एक्सपायरेशन में। इसके अलावा दीज एब्डामिनल मसल आर यूज्ड व्हेन एक्सपायरेशन इज़ एक्टिव। इसके साथ साथ ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल वो मसल है जो कि एब्डोमिनल के साइड्स पे ये नाफ है या ये अम्बलाइकस है और इसके साइड पे जो मसल ये सिक्स पैक है, इसी तरह ओब्लिक टाइप के सिक्स पैक होते हैं। इसके साइड पे जो मसल प्रेजेंट होते हैं इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ओब्लिक। इंटरनल ओब्लिक ये बिल्कुल थोड़े से नीचे पाए जाते हैं अम्बलाइकस के नीचे और ट्रांसवर्स ओब्लिक इसी तरह के मसल्स होते हैं जो कि साइड पे अटैच होते हैं ह्यूमन एब्डामिनस के। तो ये सारे मसल जो है ये एक्सपायरेशन में हेल्पफुल होते हैं और जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो ऊपर डायफ्राम को ऊपर पहुंचा देता है और इसी तरह लंग्स पे प्रेशर अप्लाई करके लंग्स से सारा ऑक्सीजन बाहर चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड डायफ्राम क्या है और डायफ्राम की स्ट्रक्चर्स क्या है और डायफ्राम का मेन फंक्शंस क्या है? डायफ्राम इज़ अ स्केलेटल मसल सेपरेटिंग चेस्ट एंड एब्डामिन। वो एरिया या वो लेयर जो चेस्ट को सेपरेट करता है एब्डामिनल कैविटी से, इसको हम कहते हैं डायफ्राम। यहाँ पे पाया जाता है डायफ्राम इसी जगह जो कि एब्डामिनल कैविटी को सेपरेट करता है लंग से, यहाँ पे पाया जाता है डायफ्राम। इंस्पायरेशन देखिए इंस्पायरेशन में डायफ्राम्स का क्या रोल है? डायफ्राम कंट्रैक्ट एंड इंक्रीज थोरेसिक स्पेस एयर फ्लो इन। देखिए इंस्पायरेशन के दौरान जब डायफ्राम कंस्ट्रिक्ट होता है तो इसकी जगह थोरेसिक स्पेस इंक्रीज होती है। डायफ्राम जब कंस्ट्रिक्ट होते हैं तो ये इस तरह नीचे आ जाता है और ये थोरेसिक स्पेस को इंक्रीज करता है और जब स्पेस को इंक्रीज करते हैं तो ऊपर से ऑक्सीजन जो है वो ईजिली चला जाता है इनसाइड द लंग। इस तरह एक्सपायरेशन में डायफ्राम रिलैक्स एंड डिक्रीज द थोरेसिक स्पेस। जब एक्सपायरेशन होते हैं तो ये डायफ्राम रिलीज होता है और इसी तरह डायफ्राम ऊपर चला जाता है और थोरेसिक कैविटी को या थोरेसिक स्पेस को कम करता है और इसी तरह लंग्स पे प्रेशर अप्लाई करके लंग्स ऊपर चली जाती है। इनर्वेटेड बाय फ्रेनिक नर्व्स सर्वाइकल 3, सर्वाइकल 4 एंड सर्वाइकल 5। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायफ्राम को कौन जो है वो नर्व सप्लाई करता है, वो कौन से नर्व है विच सप्लाई टू द डायफ्राम, तो वो है C3, C4 एंड C5 और इसको हम कहते हैं प्रेनिक नर्व। तो अक्सर MCQs में आ जाता है कि द नर्व विच गिव मैसेज टू डायफ्राम इन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज कॉल्ड, तो वो है प्रेनिक नर्व। और प्रेनिक नर्व में ये सर्वाइकल 3, सर्वाइकल 4 और सर्वाइकल 5 वो नर्व्स है स्पेसिफिकली विच इनर्वेटेड या आर विच गोज डायरेक्टली टू द डायफ्राम। फंक्शन ऑफ डायफ्राम इज द मसल ऑफ इंस्पायरेशन या एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में मेन रोल किसका है? वो है डायफ्राम का। अब नर्व्स कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से भी और जनरली भी।
देखिए ह्यूमन बॉडी के जितने भी ये सिस्टम्स है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये ह्यूमन ब्रेन के अंडर कंट्रोल है। देखिए आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब एक बंदा कोई इसी तरह की सिचुएशन देख ले वेयर देयर इज स्ट्रेस और टेंशन, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो रास्ते में जा रहा है और अचानक उसने कोई स्नेक या कोई सांप देख लिया, तो उसकी बीपी बढ़ जाती है और अलॉन्ग विद बीपी उसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन दिस कंडीशन अ ह्यूज रिस्पायरेशन स्टार्ट इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिफिशियंसी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और इस तरह ह्यूमन बॉडी की डिफिशियंसी को फुलफिल करता है और रिस्पायरेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये रिस्पायरेशन रेट किसकी वजह से बढ़ गया? ये ब्रेन की मैसेज की वजह से बढ़ गया। और ब्रेन में दो एरियाज ऐसे हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट एंड रिदम्स ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। एक है मेडुला ओब्लांगेटा। एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन ब्रेन के वो कौन से पार्ट है जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए या रिस्पायरेटरी फंक्शंस के लिए नेसेसरी है। तो इसमें एक है मेडुला ओब्लांगेटा और दूसरा है पोन्स। These both are responsible for the rate and rhythms of the respiratory system. Respiration is controlled by the respiratory center in the central nervous systems. Central nervous system जो consist होता है spinal cord और brain पे, respiratory system इसके कंट्रोल में है। These nerve impulses are sent from cluster of neurons located bilaterally in the medulla oblongata and pons। जिस तरह मैंने आपको बताया कि medulla oblongata और pons ये वो दो सेंटर्स हैं इनसाइड द ब्रेन which are responsible for the respirations। These group of neurons collectively called respiratory center, और medulla oblongata को हम respiratory center भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है रिस्पायरेशंस के लिए, which is divided into 3 areas। और इस medulla oblongata और पोन्स को हम 3 एरियाज पे डिवाइड करते हैं। एक है मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया। मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया वो एरिया है जो कि रिस्पायरेटरी रिदम्स को बरकरार रखती है, रिस्पायरेटरी रिदम्स को बिल्कुल मेंटेन करती है। इट इज़ लोकेटेड इन द मेडुला ओब्लांगेटा। ये मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया ये कहाँ पे पाया जाता है? ये मेडुला ओब्लांगेटा में पाया जाता है। इट कंट्रोल द बेसिक रिदम ऑफ रिस्पायरेशन। रिदम क्या है? रिदम ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है वो किसी गाड़ी को ड्राइविंग कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल 40 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से, तो ये एक रिदम है, वो एक हाई स्पीड के साथ चला जा रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो कभी 50 पे चला जाता है, कभी 70 पे चला जाता है, कभी 30 पे आ जाता है। तो ये एक रिदम्स नहीं, रिदम्स वो है जिसमें एक ख़ास स्पेसिफिक रेट से कोई प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट होती है, वो कोई प्रोसेस जो है वो फर्दर जा रही है। तो ये रिदम किसकी वजह से है? ये मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द मेडुला ओब्लांगेटा। देयर आर इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी सेंटर। देखिए ये रिदमिसिटी एरिया में 2 तरह के सेंटर्स पाए जाते हैं, इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी। ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथिंग इनहेलेशन लास्ट फॉर अबाउट 2 सेकेंड्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी टेंशन ना हो, कोई भी डिप्रेशन ना हो, कोई भी इसी तरह स्ट्रेसफुल एक्टिविटी ना हो, तो इनहेलेशंस के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है 2 सेकेंड्स एंड एक्सहेलेशन लास्ट फॉर अबाउट 3 सेकेंड। और एक्सहेलेशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 3 सेकेंड। एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्पायरेटरी एरिया एस्टेब्लिश द बेसिक रिदम ऑफ ब्रीथिंग बाय जनरेटिंग नर्व इम्पल्स। और जो इंस्पायरेटरी एरिया है ये रिदम को मेंटेन रखने के लिए नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है और ये मैसेज पहुंचाता है। इंस्पायरेटरी एरिया सेंड इम्पल्स टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थ्रू इंटरकोस्टल नर्व्स। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नर्व सप्लाई करता है इंटरकोस्टल मसल को वो है T1 एंड T12, थोरेसिक 1 एंड थोरेसिक 11। ये वो नर्व्स है जो इनर्वेट करता है या ये मैसेज पहुंचाता है टुवर्ड द मसल ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस या इंटरकोस्टल मसल। लेकिन डायफ्राम को जो नर्व्स मैसेज पहुंचाता है वो है प्रेनिक नर्व और ये है सर्वाइकल 3 एंड सर्वाइकल 4। तो ये आप लोग एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि वो नर्व्स जो मैसेज पहुंचाता है इंटरकोस्टल मसल को, इंटरकोस्टल मसल इज़ द मसल विच प्रेजेंट इनसाइड द या इन बिटवीन द रिब्स। और वो नर्व जो डायफ्राम को मैसेज पहुंचाता है उसको हम कहते हैं प्रेनिक नर्व। When the nerve impulse reaches the diaphragm and external intercostal muscle, the muscle contract and inhalation occur। और जब ये rhythmicity area मैसेज पहुंचाता है with the help of T1 and T11 and with the help of C3 and C5, तो इसकी वजह से मसल कंट्रैक्शन होती है और इनहेलेशन पॉसिबल होती है। एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड द इंस्पायरेटरी एरिया बिकम्स इनएक्टिव एंड नर्व्स इम्पल्स सीज। देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया
कि इनहेलेशंस के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 2 सेकेंड्स और एक्सहेलेशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है 3 सेकेंड। तो जब 2 सेकंड गुजर जाए तो इसके बाद ये इंस्पायरेटरी फेज़ जो है वो ख़त्म होता है और एक्सपायरेटरी फेज़ स्टार्ट होता है। With no impulse arriving the diaphragm and intercostal muscle relax for about 3 seconds, allowing lungs and thoracic wall to recoil. Then the cycle repeat. और इसी तरह जब 2 सेकंड गुजर जाए तो 2 सेकंड के बाद ये मैसेज ख़त्म होता है और इसके बाद डायाफ्राम और ये इंटरकोस्टल मसल ये अपनी जगह पे आ जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, ऊपर आ जाते हैं, उसकी कंट्रैक्शंस ख़त्म होती है और इसी तरह लंग से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चला जाता है और इस तरह ये एक साइकिल कंप्लीट होता है। The nerves of the expiratory area remains inactive during quiet breathing. देखिए एक्सपायरेटरी की जो नर्व्स है, एक्सपायरेटरी सेंटर के जो नर्व्स है वो क्वाइट इनएक्टिव होते हैं ब्रीथिंग के दौरान, यानी ब्रीथिंग के दौरान उसका इतना फंक्शंस नहीं है। सारा काम जो फंक्शंस या सारा काम जो करता है वो है इंस्पायरेटरी नर्व्स और इंस्पायरेटरी नर्व्स में T1 and T11 और C3 and C5. These are the main nerves which help in the inspiration phase. However, during forceful breathing, nerves impulse from the inspiratory areas activate the expiratory area impulse, causing contraction of the internal intercostal and abdominal muscle and thus forceful expiration occur. देखिए लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें ह्यूमन बॉडी के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, तो इस दौरान इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों फोर्सफुल होती है, यानी ह्यूमन बॉडी ब्रीथ बिकम्स टू फास्ट। ह्यूमन बॉडी की ब्रीथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और जितने भी ये प्रेनिक नर्व्स है या T1 एंड T11 जितने नर्व्स है ये एक्टिवेट करता है एक्सपायरेटरी फेस को भी, ताकि जल्दी से जल्दी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो जाए और ह्यूमन बॉडी की नीड्स कंप्लीट हो जाए। दूसरा सेंटर है न्यूमोटेक्सिक एरिया। In the upper pons, it transmits inhibitory impulse to the inspiratory areas to turn off the inspiratory phase before the lungs become too full of air. देखिए न्यूमोटेक्सिक एरियाज का फंक्शंस क्या है। ये न्यूमोटेक्सिक एरियाज पाया जाता है पोन्स में, ये पोन्स का एक पार्ट है और ये इस कंडीशन पे जब ह्यूमन बॉडी की इंस्पायरेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो इस कंडीशंस में न्यूमोटेक्सिक एरिया से मैसेज आ जाता है और ब्रीथिंग को जो है वो कम करता है, ब्रीथिंग रेट को कम करता है। यानी इसका मतलब ये है कि न्यूमोटेक्सिक एरिया ये इनहिबिटरी फंक्शंस करता है। अगर ह्यूमन बॉडी की रिस्पायरेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए तो इसको नॉर्मल मिकदार पे लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो है न्यूमोटेक्सिक एरिया। ब्रीथिंग रेट इज़ मोर रैपिड व्हेन द न्यूमोटेक्सिक एरिया इज़ मोर एक्टिव। और अगर न्यूमोटेक्सिक एरिया भी एक्टिवेट हो जाए तो इसकी वजह से ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि न्यूमोटेक्सिक एरिया का मेन फंक्शंस क्या है, वो ब्रीथिंग रेट को कम करना। अगर ब्रीथिंग रेट बढ़ जाए तो इसको कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है न्यूमोटेक्सिक एरिया, और न्यूमोटेक्सिक एरिया प्रेजेंट होता है इन अपर पोन्स, और पोन्स क्या है, पोन्स पार्ट है ब्रेन का। इट मीन्स दैट इट शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन, और इसका मतलब यह है कि न्यूमोटेक्सिक एरिया ये इनहेलेशन को या इंस्पायरेशन को या रिस्पायरेशन के पीरियड को कम करता है। एपन्यूस्टिक एरिया इन द लोअर पोन्स ऑफ द ब्रेन स्टेम, द एपन्यूस्टिक एरिया सेंड स्टिमुलेटरी इम्पल्स टू द इंस्पायरेटरी एरिया दैट एक्टिवेट इट एंड प्रोलॉन्ग इनहेलेशन। देखिए एक है न्यूमोटेक्सिक एरिया। न्यूमोटेक्सिक एरिया का फंक्शन ये है कि अगर ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए तो इस ब्रीथिंग को नॉर्मल मिकदार पे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है न्यूमोटेक्सिक एरिया। लेकिन अगर न्यूमोटेक्सिक एरिया ब्रीथिंग को बहुत ज़्यादा लोअर मिकदार पे कम करे, जो कि ह्यूमन बॉडी की नीड को फुलफिल ना करे, तो इसके बाद एक्टिवेट होता है एपनूस्टिक एरिया, और एपनूस्टिक एरिया दोबारा जो है वो ब्रीथिंग रेट को थोड़ा सा बढ़ा देती है ताकि ह्यूमन बॉडी की जितना नीड है ऑक्सीजन की उसको कंप्लीट करे। इट काज अ लंग एंड डीप इनहेलेशन, और इसका मेन फंक्शंस क्या है कि ये ब्रीथिंग को थोड़ा सा बढ़ा देता है और इसको ड्यूरेशन उसको थोड़ा जो है वो इंक्रीज करता है। दस न्यूमोटेक्सिक एंड एपनूस्टिक एरियाज कोऑर्डिनेट द ट्रांजिशन बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, और इसी तरह ये न्यूमोटेक्सिक एरिया और एपनूस्टिक एरिया ये एक दूसरे के साथ इन कोऑर्डिनेशंस में काम करते हैं। एक रिस्पायरेटरी रेट को कम करता है, रिस्पायरेटरी रिदम्स को कम करता है, तो दूसरा रिस्पायरेटरी रिदम को थोड़ा सा बढ़ा देती है, और इसी तरह ये ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के रिदम को इसी तरह बरकरार रखता है। तो आप लोगों से इस तरह एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि न्यूमोटेक्सिक एरिया इज़ द पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा या पोन्स, तो आप लोग इसका आंसर देंगे कि ये अपर पोन्स का पार्ट है, और इसका मेन फंक्शंस क्या है, वो है इनहिबिट करना या डिक्रीज करना रिस्पायरेटरी रेट को। दूसरा है एपन्यूस्टिक एरिया, इट इज़ द पार्ट ऑफ लोअर पोन्स, ये पोन्स के लोअर पार्ट है, और इसका काम है रिस्पायरेटरी रेट को और रिस्पायरेटरी रिदम को थोड़ा सा बढ़ाना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ
कुछ कंसेप्ट है और इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर एमसीक्यूज़ में और आप लोग जब मेडिसिन में चली जाए तो मेडिसिन में आप अक्सर इन बेसिक कंसेप्ट के बारे में पूछा जाता है। तो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स, ये कुछ वॉल्यूम्स है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एक है टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम इसको हम टी.वी. से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टाइडल वॉल्यूम क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर नॉर्मली इनहेल्ड आर एक्सहेल्ड विद वन नॉर्मल ब्रीथ। एक नॉर्मल ब्रीथ के दरमियान एक ह्यूमन जितना ऑक्सीजन वो अंदर करता है या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मतलब एयर, यानी एक ब्रीथ के दौरान एक ह्यूमन बीइंग जितना एयर वो अंदर करता है और जितना वो बाहर एक्सहेल करता है, इस वॉल्यूम को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये नॉर्मल 500 ml के बराबर होते हैं। मतलब ये है कि एक वन सिंगल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में एक ह्यूमन बीइंग 500 ml एयर को अंदर लेके जाता है और 500 ml एयर को दोबारा वो माहौल में या इन्वायरमेंट में छोड़ देता है, और इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एडिशनल एयर फोर्सफुली इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। देखिए, एक रिस्पायरेशन ये है कि हम नॉर्मल मकदार में हम एयर को इनहेल करते हैं और इस तरह एयर को एक्सहेल करते हैं। लेकिन अगर एक बंदा फोर्सफुली बिल्कुल वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की ऑक्सीजन को जो है या एयर को वो इनहेल करे, तो इस मकदार को हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और 300 ml तक एक ह्यूमन बॉडी जो है वो ऑक्सीजन की कैपेसिटी रखता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। मतलब ये है कि एक तो नॉर्मल कंडीशन है, बंदा रिस्पायरेशन करता है, एयर को अंदर इनहेल करता है और इस तरह एयर को बाहर एक्सहेल करते हैं। लेकिन अगर हम प्रेशर अप्लाई करें और प्रेशर के ज़रिए एयर को अंदर जो है वो मेंटेन रखें, तो इसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये 3000 के या 3000 ml के बराबर होती है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एक्सहेलेशन। देखिए, अगर हम ज़ोर से जितना भी एयर प्रेजेंट होता है इनसाइड द लंग, हम इसको ज़ोर से निकाल दें विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, विद द हेल्प ऑफ फोर्स, तो इसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और 1200 ml ऑफ एयर जो है वो हम एक्सहेल करते हैं विद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के ज़रिए। रेजिडुअल वॉल्यूम RV, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के बाद फॉर एग्जांपल लंग्स से हमने एयर निकाल दिया, लेकिन चूंकि हम सारा एयर जो है वो लंग्स से निकाल नहीं सकते, फिर भी कुछ एयर जो है वो लंग्स में प्रेजेंट होता है आफ्टर द एक्सहेलेशन, यानी एक्सहेलेशन के बाद भी कुछ एयर प्रेजेंट होता है इनसाइड द लंग्स, और इसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम मीन्स रिजाइड्स, वो अंदर प्रेजेंट होता है, और ये बराबर है 1300 ml के बराबर। इसी तरह रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज़, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, द कम्बिनेशन ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम कंबाइनली वी मे कॉल देम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यानी टी.वी. प्लस IRV को हम कंबाइनली क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यानी इंस्पायरेशन की कैपेसिटी कितना है, टाइडल वॉल्यूम हम कितना नॉर्मल ब्रीथिंग से हम अंदर कर सकते हैं, और जो है विद द प्रेशर हम कितना ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि एक ह्यूमन बॉडी की लंग्स की कैपेसिटी कितना है ऑक्सीजन एकोमोडेशन की या एयर एकोमोडेशन की। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, द कम्बिनेशन ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रिजर्व वॉल्यूम। यानी फंक्शनल कैपेसिटी का मतलब यह है कि एक लंग्स में कितना ऑक्सीजन या कितना एयर जो है वो आ सकता है आफ्टर द एक्सपायरेशन, और ये बराबर है तकरीबन 2500 ml। वाइटल कैपेसिटी, द कम्बिनेशन ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इस सब को अगर हम कंबाइन करें तो इसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, द कम्बिनेशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी एंड रिजर्व वॉल्यूम, और ये 6000 के बराबर है। टोटल लंग कैपेसिटी यानी एक ह्यूमन बॉडी के लंग्स में कितना एयर आने की चांसेस या कितना एयर आने की एकोमोडेशन की चांसेस है, इसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। इसके साथ साथ ये कुछ क्लिनिकल कंडीशंस है, कुछ डिजीज़ है, कुछ एबनॉर्मल कंडीशन है लंग्स की, ये अक्सर एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है, तो आप लोगों के लिए इसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरिसी या प्ल्यूराइटिस।
प्ल्यूरिसी या प्ल्यूराइटस, यानी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फेक्शंस हो जाए प्लूरल मेम्ब्रेन की, तो इसको हम कहते हैं प्ल्यूराइटस। द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड प्लूरल इफ्यूजन्स। अगर प्लूरल कैविटी में, प्लूरल कैविटी वो कैविटी है जो कि पाया जाता है विसरल और पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन्स के दरमियान, यानी प्लूरल मेम्ब्रेन्स की जो दो पार्ट है इसके दरमियान जो लेयर पाया जाता है इसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी के अंदर अगर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन वाक़या हो जाए तो इसको हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन्स। द इंट्रोडक्शंस ऑफ एयर इनटू द प्लूरल कैविटी, अगर प्लूरल कैविटी में फ्लूइड जमा हो जाए तो इसको हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन्स। अगर वहाँ जो है वो एयर एक्यूमुलेट हो जाए तो इसको हम कहते हैं निमोथोरिक्स, यानी निमोथोरिक्स इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी एंड प्लूरल इफ्यूजन्स इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी। मेन डिफरेंस ये है। वेल ब्लड और पस इन इट्स इज कॉल्ड हीमोथोरिक्स, लेकिन अगर इस प्लूरल कैविटी में ब्लड जमा हो जाए तो इसको हम कहते हैं हीमोथोरिक्स। देखिए ये 3 कंडीशन है। अगर वहाँ पे फ्लूइड, प्लूरल कैविटी में फ्लूइड आ जाए तो इसको हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन्स। अगर फ्लूइड की जगह ब्लड आ जाए तो इसको हम कहते हैं हीमोथोरिक्स, हीमो मीन्स ब्लड। अगर एयर आ जाए तो इसको हम कहते हैं निमोथोरिक्स, निमो मीन्स एयर। द कोलेप्स ऑफ लंग इज नाउन एज एटिलेक्टेसिस। अगर लंग्स कोलेप हो जाए, मतलब ये है कि लंग्स की जितनी एल्वियोलाई है वो कोलेप्स हो जाए। कोलेप्स का क्या मतलब है? अगर बैलून से हम एयर निकाल दें तो ये कोलेप्स होता है और इसके वाल एक दूसरे को टच करते हैं और ये अपनी फंक्शंस जो है वो छोड़ देता है, तो इसको हम कहते हैं एटिलेक्टेसिस। ये अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं ये ऑप्शंस। इसके साथ साथ ये भी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। एपनिया, टेम्परेरी सिसेशन ऑफ ब्रीथिंग। अगर ब्रीथिंग ख़त्म हो जाए कुछ खास वक्त के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए, सिसेशन मीन्स ख़त्म हो जाए, तो इसको हम कहते हैं एपनिया। ए मीन्स एब्सेंस, ए रिप्रेजेंट एब्सेंट, ए मीन्स एब्सेंट। अगर कुछ खास ड्यूरेशन के लिए ब्रीथिंग ख़त्म हो जाए तो इसको हम कहते हैं एपनिया। डिस्पनिया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, और इसकी एग्जांपल है SOB। SOB मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। यानी डिस्पनिया का मतलब यह है कि अगर ब्रीथिंग में थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्टी हो जाए। एक बंदा जो है, जिस तरह कोविड के पेशेंट में आप लोग देखते हैं कि वहाँ पे डिस्पनिया वाक़या होती है, एक पेशेंट जो है वो ईज़िली अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता। यूपनिया, नॉर्मल ब्रीथिंग, जो नॉर्मल ब्रीथिंग है बिल्कुल 12 से लेके 15 ब्रीथ पर मिनट, इसको हम कहते हैं यूपनिया। हाइपरपनिया, हाइपरपनिया इंक्रीज रेट एंड डिप्थ ऑफ ब्रीथिंग। अगर रेट और डिप्थ, इसमें इन दोनों में से फ़र्क है। रेट का मतलब यह है कि ब्रीथिंग फॉर एग्जांपल 15 से वो बढ़ गया 20 हो गया, और डिप्थ का मतलब यह है कि एक बंदा बहुत फोर्सफुली जो है वो अपना एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं हाइपरपनिया। हाइपर वेंटिलेशन, इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन लीडिंग टू लो ब्लड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीजन को इनहेल करता है तो इसको हम कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन में, और हाइपर वेंटिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो कम होती जा रही है। हाइपो वेंटिलेशन, डिक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन लीडिंग टू इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हाइपो वेंटिलेशन मीन्स अगर वेंटिलेशन, एक बंदा बहुत कम मिकदार में जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करता है तो इस दौरान उसकी ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होती वो ज़्यादा होती जा रही है। मतलब यह है कि ऑक्सीजन कम होता जा रहा है और वहाँ ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जा रही है। अर्थोपनिया, डिस्पनिया दैट अकर विद व्हेन अ पर्सन इज लाइंग डाउन। अगर एक बंदा जो है वो लेट जाए किसी पोजीशन में और इसको सांस लेने में तकलीफ़ हो जाए तो इसको हम कहते हैं अर्थोपनिया। यानी पोजीशन के साथ अगर उसकी ब्रीथिंग चेंज हो जाए तो इसको हम कहते हैं अर्थोपनिया। टेकेपनिया, एबनॉर्मल क्विक शैलो ब्रीथिंग। टेकेपनिया, अगर ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए एबनॉर्मल टाइप का तो इसको हम कहते हैं टेकेपनिया। ब्रेडेपनिया, एबनॉर्मल स्लो ब्रीथिंग, अगर ब्रीथिंग कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं ब्रेडेपनिया। हाइपोक्सिया, लो ऑक्सीजन लेवल, अगर ब्लड में ऑक्सीजन की सिचुएशन जो है वो ड्रॉप हो जाए तो इसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया।